अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज वैसे तो कई सारी बातें जिनसे प्रोग्राम की शुरुआत करनी है और इंशाल्लाह वो हमारे एजेंडा में शामिल हैं आज के। लेकिन नाजरीन, सबसे अफसोसनाक खबर कि दहशतगर्दी की लहर में आज बड़ा एक बदकिस्मत वाक़े का इजाफा हुआ है। एक तो साबिक कबायली अजला में हमारे फौजी जवान आज फिर से शहीद किए गए हैं। 6 वहाँ पर शहादतें हैं जो कि बताई जा रही हैं मौसूल हुई हैं। और बहुत अफसोस की बात है कि ये जो बदकिस्मती से जो लहर है दहशतगर्दी की, वो फॉर वन रीज़न और अनदर हमारे कंट्रोल में नहीं आ पा रही है। फिर नाजरीन, आज अपर कुरम और पारा चिनार में बहुत तशवीशनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या हुआ जब 8 असातिज़ा को शहीद किया गया। स्कूल में बाकायदा दाखिल होकर दहशतगर्दों ने गन डाउन किया 8 असातिज़ा को। और ऐसा मालूम होता है कि जैसे खुदा न खास्ता सेक्टेरियन किलिंग्स में ये एक इजाफा है। एक और उसमें एक ये इंसिडेंट है जिसका इजाफा हुआ है। अभी तक इस वाक़े की, इस बदकिस्मत हमले की किसी दहशतगर्द ग्रुप ने, किसी तंजीम ने जिम्मेदारी तो नहीं ली है। लेकिन नाजरीन, इस तरह की बातें यकीनन एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सालों साल तक हमें सोचने पर और पछताने पर मजबूर कर देती हैं कि हम अगर पहले इनके मुहर्रगात पे कोई अगर हम कुछ सोच विचार कर पाते तो शायद वो चीज़ें इस तरह के बदकिस्मत वाक़यात ना हो पाते। जहां मतलब सिविलियन इंस्टॉलेशंस में स्कूल्स को, हॉस्पिटल्स को, असातिज़ा को, इवन बदतरीन दुश्मनी में भी किसी को इन तरह के कुछ, ये हमारे सोसाइटी के सेगमेंट्स हैं, कुछ हमारे मुआशरे के लोग हैं, हमारे मुआशरे के उलूम हैं जिनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। लेकिन बदकिस्मती से आज हमने ये भी देखा है। इसके ऊपर ज़ाहिर है नाजरीन बात रहेगी इस दिल खराश इन तमाम वाक़यात पर, और इसकी थोड़ी वजूहात के ऊपर भी बात करने की कोशिश इंशाल्लाह रहेगी। और नाज़रीन, जो सुप्रीम कोर्ट की सियासी एतबार से जो बड़ी समात है, यानी इलेक्शन के हवाले से जो समात है, वो कल लगने वाली है। बाकायदा उसका जो केस है वो कल, उसके लिए कल सुबह की जो समात है वो मुकर्रर कर ली गई है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये भी कहा है कि जो इनिशिएटिव था मुज़ाकरात का, वो हमने नहीं कहा था, वो जो पॉलिटिशियंस हैं, सियासतदान हैं, उनका अपना इनिशिएटिव था। लेकिन वो कहते हैं कि खुश आइन था। बहरहाल साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये भी कहा कि हम 14 मई की तारीख से पीछे नहीं हटे हैं। ये अब बड़ा एक सीरियस मामला हो जाएगा, क्योंकि अगर इस बात को हम इसी तरह से, इसी तनाजुर में लेकर चलें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाकायदा तौर पर ये कह चुके हैं कि 14 मई को इस वक्त तो इलेक्शंस होते हुए नजर नहीं आते। वहीं कल राना सनाउल्लाह साहब भी अपने एक इंटरव्यू में कहते हुए नजर आए कि अगर 60-65 दिन की मजीद गुंजाइश सुप्रीम कोर्ट निकाल लेती है तो सारा मामला ही हल हो जाए। तो क्या वाकईतन सिर्फ 60-65 दिन का मसला है जिसके ऊपर इतना बड़ा एक प्रॉब्लम फंसा हुआ है दो मुल्क के इदारों के दरमियान, यानी कि सुप्रीम कोर्ट वर्सेस द पार्लियामेंट? इसके ऊपर बात करेंगे। और इमरान खान साहब ने आज अपनी अदालती पेशी में वो गए, उन्होंने जमानतों के लिए अदालत में पेश होना था, उनको 2 हफ्तों की जमानत अब बिलाखिर मिल गई है। लेकिन ये कि वो पहले भी बता रहे थे कि उनके टांग में तकलीफ की वजह से, जो उसकी शिकायत की वजह से जो उनका प्रॉब्लम था, वो इस वजह से हल नहीं हो पा रहा था और इसी वजह से वो अदालत में पेश नहीं हो पा रहे थे। बल्कि आज उनसे किसी ने सवाल भी किया कि जब आसिफ जरदारी साहब आते थे व्हील चेयर पे तो उस वक्त आप मजाक उड़ाते थे। इस तरह की बात भी आज खान साहब से पूछी गई किसी सहाफी की तरफ से जो वहां पर मौजूद थे। लेकिन बहरहाल नाजरीन, एक रूल ऑफ थंब ये है कि किसी की भी सेहत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बदकिस्मती से फिर भी ये बार बार हमें नजर आती है। दो इतराफ की बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी सेहत का बहाना बनाकर लेजिटिमेट केसेस से राह फरार इख्तियार की जाती है। वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि जी लेजिटिमेट सेहत के मामलात को पॉलिटिसाइज किया जाता है, उस पर सियासत की जाती है। किस नैरेटिव में ज्यादा वजन है? बहुत दफा हमने इसके ऊपर बात की है और यकीनन आज के पैराए में भी इस पे बात करना जरूरी होगा। तमाम मामलात पे बात करेंगे और साथ साथ इस बात को भी शामिल गुफ्तगू रखेंगे कि बिलावल भुट्टो वजीर खारजा पाकिस्तान SCO समिट के लिए, जो फॉरेन मिनिस्टर्स का समिट है, उसके लिए वो गोवा भारत में मौजूद हैं। सियासी तौर पर तो बड़ी तनकीद भी हुई थी बिलावल साहब पे कि वो क्यों जा रहे हैं, वो खास तौर पर तब जब भारत के साथ हालात इस वक्त भी एज वी स्पीक 2019 के तमाम तर वाकयात के बाद से कशीदा ही हैं और उसमें कोई ऐसा आइस मेल्टिंग नहीं हुई। लेकिन जो भारतीय मीडिया है नाजरीन, उनकी तरफ से एक बड़ी दिलचस्प स्ट्रेटेजी देखने में आई। आज उन्होंने बड़े भारी भरकम प्रोग्राम्स वगैरह भी लाइनअप किए हुए थे बिलावल भुट्टो साहब के विजिट पे, और खास तौर पर इसी को फोकस में रखते हुए। लेकिन फिर एक चेंज ऑफ हार्ट हुआ भारतीय मीडिया की तरफ से, जहां पर हमें उनकी तरफ से जब पूछा गया तो ये बताया गया है कि जी हमें ये अब स्ट्रेटेजी मिली है कि इस पूरे दौरे को वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के हम ज्यादा
उनको कवरेज ना दें, उनको फुटेज ना दें, हम सिर्फ अपने SCO पर ही अपनी तवज्जो मरकूज रखें। लेकिन यकीनन नाजरीन, पाकिस्तान के और भारत के तमाम तर इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के एतबार से ये एक बहुत काबिल जिक्र मौका है जहां पर वजीर खारजा बिलावल भुट्टो वहां मौजूद हैं, और इसके ऊपर भी देखते हैं कि अब इसके आगे क्या आउटकम्स होते हैं या वहां पे जाके उनके क्या गेन्स एंड मिसेस रहते हैं इस पूरे दौरे से। इसके ऊपर भी बात रहेगी इंशाल्लाह। फौरी तौर पर अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का रुख करती हूँ। तमाम मामला पे बड़े पर्टिनेंट गेस्ट पैनल मेरे साथ अभी इस वक्त मौजूद है। स्टूडियोज में मेरे साथ तशरीफ रखती हैं सहर कामरान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टॉलवर्ट हैं और खास तौर पर जो खारजा उमूर के मामला हैं उन पर बहुत गहरी निगाह रखती हैं। वेलकम सहर साहिबा, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। आपकी माशाल्लाह हमेशा जो व्यूज़ होते हैं बड़े कैलकुलेटेड और बड़े रैशनल होते हैं। हमारे साथ नाजरीन राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आप स्टॉलवर्ट हैं, कोऑर्डिनेटर भी हैं वजीर आजम के, तमाम मामला पे एक फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन रखते हैं और वेरी रीजनेबल वॉइस फ्रॉम हिज पार्टी। वेलकम, बहुत आपको खुश आमदीद राना साहब, थैंक यू फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस। और नाजरीन जनाब अमजद अली खान नियाजी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टॉलवर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम मामला पे आर्च अपोजिशन जो कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ PTI है उनका मौक़िफ़ हमारे साथ रखेंगे। अपनी जमात के स्टॉलवर्ट भी हैं, साबिक चेयरमैन भी रहे हैं कायमा कमेटी बराए दिफा के कौमी असम्बली में, और मेंबर कौमी असम्बली भी हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप मेंबर कौमी असम्बली हैं तो मैं आप ही के व्यू से आपको रीड करती हूँ। आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद नियाजी साहब, वेरी वार्म वेलकम टू यू। बात का आगाज मैं आपसे करना चाहूंगी सहर साहिबा। एक तो ये बिलावल साहब का दौरा जो है इसके ऊपर भी आपके इनिशियल रिमार्क्स आ जाएं, क्योंकि इसको पाकिस्तान में एक बड़े नेगेटिविटी से भी कुछ लोग देख रहे हैं, खासतौर पे जो आपके सियासी हरीफ हैं या जो अपोजिशन है वो ये कह रहे हैं कि जी इस वक्त तो कोई हालात नहीं थे, अगर हमने किया होता तो आप लोग बतौर अपोजिशन कहते कि जी ये मोदी का यार है और गद्दार है वगैरह वगैरह। तो क्या इन तरह के जो हालात हैं और कशीदगी है, भारत बार बार हमारे बारे में बड़ी नेगेटिव एक जबान इस्तेमाल करता है, वॉज इट द राइट डिसीजन? आप अपनी पार्टी के इस डिसीजन को कैसे फिर किन अल्फाज में सपोर्ट करती हैं? मैं समझती हूँ कि बेहतरीन डिसीजन है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीलैटरल फोरम है और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को कोई वैक्यूम नहीं छोड़ना चाहिए। और फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो सिफारतकारी है, जितने डायनामिक हैं, जितने एनर्जेटिक हैं, मैं समझती हूँ कि उन्होंने बहुत करेज और एक फैमिली लेगेसी भी जो उनकी है कि खारजा अमूर के ऊपर महारत, उसको सामने रखते हुए उन्होंने बहुत बेहतरीन फैसला किया है। और मैं तो शुरू से, क्योंकि SCO इज़ अ फोरम विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, इवन जब पाकिस्तान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं बना था तब भी SCO एक्सपेंशन के ऊपर मैंने सूची फोरम, नोवोसिब्रस्क, सेंट पीटर्सबर्ग, मैंने बहुत से फोरम्स अटेंड किए, बहुत पब्लिकेशंस भी की। तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान का ना जाना, और जो लोग ये तजवीज़ दे रहे थे कि जी आप एक जो है वो वीडियो या जो है वो इंटरनेट लिंक के ऊपर आप कर लें, तो आप देखिए आज बहुत अहम मीटिंग हुई है वजीर खारजा की, रशिया के वजीर खारजा के साथ, ठीक है, इस उज़्बेकिस्तान की वजीर खारजा के साथ मीटिंग है, कल कुछ और मीटिंग्स होंगी, कि वो हमें अपने जो कोई वैक्यूम नहीं रखना छोड़ना चाहिए। और पाकिस्तान की जो अहमियत है, अगर इंडिया के पास आज प्रेसिडेंसी है तो वी आर नॉट गोइंग फॉर द बायलैटरल मीटिंग्स। ये एक मल्टीलैटरल फोरम है जिसका पाकिस्तान बराबर का मेंबर है। अगर पाकिस्तान मौका देगा तो भारत इसका भी हाल जो है सार्क जैसा कर देगा। अच्छा, ये तो वी शुड नॉट लीव एनी स्पेस। और दूसरी बात मैं समझती हूँ कि जो आज आप कह रही है ना कि चेंज ऑफ हार्ट नहीं है, ये महसूस हो गया है कि ये जो एग्रेसिव पोस्चर है, आप ये देखिए ना कि इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या थी कि उन्होंने पहले अपना एक सॉफ्ट इमेज बिल्ड किया, वो बॉलीवुड, एंड देन उसके बाद फिर जो है वो कल्चर और एंटरटेनमेंट, और उसके बाद फिर इकोनॉमी। लेकिन आज जो वो कर रहे हैं, जब वो तमाम ममालिक जो कि इसके फोरम के मेंबर हैं, जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और पीस को देख रहे हैं, वो तमाम ममालिक जब ये देखते हैं कि उनके अपने मफादात को, इस फोरम के मफादात को, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को एक मुल्क की वजह से नुकसान पहुंच रहा है, तो आई थिंक देयर हैज टू बी अ रीथिंकिंग। आप क्या बताएं कि चाइना है, रशिया है, बाकी तमाम ममालिक जो इसके मेंबर हैं, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, PTI वाले आपके कॉलीग्स ये तो तनकीद नहीं करेंगे कश्मीर बेच दिया, इसके मुतरादिफ है। पहली बात आपने एक बात ये भी की कि हम ये कहते हैं कि मोदी का यार। मैं आपको कहूंगी कि आप फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तमाम स्टेटमेंट्स जब वो गए, और जो कि इमरान खान साहब के रशिया के विजिट के बारे में हुआ, ही आंसर्ड वेरी मैच्योरली एज अ फॉरेन मिनिस्टर। अच्छा, दूसरी बात ये
کہ کشمیر کا جو اس کی ایک خصوصی حیثیت تبدیل ہوئی وہ پی ٹی آئی کے زمانے میں ہوئی، اور اس وقت ہم نے بہت ایک پازیٹیو طریقے سے یہ آفر کیا کہ آئیں ہم اس پہ معاملے پہ ساتھ بیٹھتے ہیں پارلیمنٹ میں. اس وقت بھی عمران خان صاحب وہ تھے جو کہ جب قرارداد منظور ہو رہی تھی تو وہ نہیں بیٹھے آ کے پارلیمنٹ میں، یا انہوں نے اس کے اوپر جو ایک لیکن سیر صاحبہ میرا عرض یہ ہے کہ مجھے یاد پڑتا ہے جب وہ کلبھوشن یادو اسپائی کو جب یہ انہوں نے دیا تھا نا، وہ جو کاؤنسل دیا تھا یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے، تب بڑی تنقید کی تھی بلاول صاحب نے کہ جی آپ مودی کا یار ہمیں کہتے تھے، اور اب آپ دیکھیں آپ ان کے اسپائی کو. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ آئسولیٹڈ ڈیسیجنز کرتے ہیں نا پارلیمنٹ پہ، اچھا آئسولیٹڈ تھا وہ، اس وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ جو بلاول بھٹو زرداری ہیں انہوں نے نہ صرف پارلیمان کو، تمام سیاسی لیڈرشپ کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے بھی اوپینینز لیے ہیں اور اپنا بھی پرسپیکٹو ان کو سمجھایا ہے. اور اس کے بعد ویری ویل پریپیئرڈ، ایبسولوٹ کلیئرٹی کے ساتھ. اینڈ آئی بلیو کہ دس واز اے ویری امپورٹنٹ اسٹیپ کہ آپ وہاں پہ جائیں کریجسلی. آپ دیکھیں ایک طرف بھارت کے اندر کس قسم کی دھمکیاں اور کس قسم کی، میں بلکہ یہی میں بات کر رہی تھی. ابھی فواد صاحب نے بھی یہ ٹویٹ کیا ہے، آپ اس کا جواب آپ نے ویسے تو فرمائی دیا ہے، لیکن یہ کہ فار دا ریکارڈ انہوں نے یہی ٹویٹ کیا ہوا تھا جو میں عرض کر رہی تھی پہلے بھی ناظرین سے. بلاول بھٹو ویڈیو لنک پر اجلاس میں شرکت کر سکتے تھے، لیکن مودی کی محبت میں ان حکمرانوں کے لیے کشمیریوں پر مظالم اور مسلمانوں اور اقلیتوں کے ساتھ ظلم کی کوئی اہمیت نہیں. اس دورے کی شدید مذمت کرتے ہیں. مودی جنتا کو خوش کرنے کے لیے یہ حکمران ہر حد پار کرنے کو تیار ہیں. کبھی ایسی باتیں کرنا پسند نہیں کرتی، لیکن مودی کے الیکشن جیتنے کی دعائیں اور اس کے جیتنے کے بعد مبارکبادیں عمران خان نے دی تھی. بلاول بھٹو زرداری نے جس کلیئرٹی کے ساتھ مودی کے اوپر اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے اور کشمیر کے اوپر پوزیشن کو واضح کیا ہے، اور اس کے گجرات کے قاتل والے جو ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اس کو سامنے لے کر آئے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے کریج بھی چاہیے، اس کے لیے کانفیڈنس بھی چاہیے، اس کو کلیئرٹی بھی چاہیے. صحیح ہے، رائٹ. آپ نے کہا دعائیں آپ نے یاد کرائی. میں آگے لے جاتی ہوں سیر صاحبہ تاکہ اوبیسلی باقیوں کے بھی پوائنٹرز آئیں، اور ہم نے یہ جو سپریم کورٹ نے کل بڑی سماعت کرنی ہے اس کو بھی ہم لوگ اسی پیرائے میں ڈسکس بھی مزید کرتے ہیں. لیکن آپ بتائیے گا امجد صاحب، سحر صاحبہ کی بات تو آپ نے سنی، وہ خان صاحب تھے جو کہ دعا گو تھے مودی کی جیت کے لیے، اور یہ بات بھی آن دا ریکارڈ ہے کہ جب 2019 کا ہم واقعہ کوٹ کرتے ہیں جس کے بعد بھارت سے سب سے زیادہ کشیدگی بڑھی تھی، تو خان صاحب نے وہ جو میٹنگ تھی وہ اٹینڈ نہیں کی تھی. باوجود اس کے کہ اس میں سابق آرمی چیف اور سابق سپائی چیف سارے موجود تھے، سارے جو اداروں کے سربراہان تھے سب تھے سوائے خان صاحب کے، پرائم منسٹر نہیں تھے. پارلیمنٹ کی قرارداد میں بھی نہیں تھے. جی اس کی وجہ تھی کہ کوئی، آپ بھی سمجھتی ہیں مونا، کہ کشمیر کے جو اسپیشل سٹیٹس تھا اس کو ختم کر کے اس کو بھارت کا حصہ بنا دیا گیا. تو ہمارا وہاں پہ جانا اس مقصد سے کہ وہاں پہ ان کی کوئی کانفرنس ہے تو ہم چلے جاتے تو کشمیر کاز کو نقصان ہوتا. جس طرح آج بلاول، دیکھیں ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی جو فارن ڈپلومیسی ہوتی ہے اس میں بڑے اونچ نیچ ہوتے ہیں، لیکن اس لیے تو ہم کہہ رہے تھے کہ آپ یہ کام دیکھیں، بھارت آپ کے کشمیر افغانستان ایشو پہ نئی میٹنگ میں آیا، وہاں پہ انہوں نے ویڈیو لنک آج کل دنیا میں، دیکھیں آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، آپ نے وہاں پہ جا کے کیا میسج دیا کہ ہم گڈی کھیل لیں گے، آپ جو کچھ کرتے رہیں گے، ہم کوئی احتجاج نہیں کریں گے، یا ہمارا جو سٹانس ہے آج ان کا جو نیازی صاحب وہ کہتی ہیں سحر صاحبہ کہ بڑی ساری ضروری ملاقاتیں ہو گئی ہیں سائیڈ لائنز میں، جیسے روسی وزیر خارجہ سے. آپ کو بھی دیکھیں، آپ کے ساتھ چائنا آلریڈی آپ کے ساتھ لیزون میں ہے، چائنا لیزون میں ہے، باقی ٹھیک ہے. آپ کے یہاں پہ ان کے جو فارن ڈپلومیٹس یہاں پہ آپ کے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ ہر وقت اس میں ہوتے ہیں، وہی سب کچھ کرتے ہیں، کوئی اوپر سے نیچے نہیں آتا. ہمیشہ یہ جو آپ کے اسلام آباد بیٹھے ہوتے ہیں یہی ریکمنڈیشن دیتے ہیں، اسی کے بیس پہ کوئی بھی ملک جو ہے آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. یا یہاں سے اگر یس نہیں کرتے تو باہر والے کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ ایسے ہی آپ کے لیے ایک لپ سروس ہے جو آپ دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ جی بڑا ہم نے وہاں پہ جا کے تیر مار لا، وہاں پہ گفتن نشستن اور ایک بڑی اچھی پک آ جاتی ہے کہ جی آپ فلاں سے ملے اور فلاں سے ملے. وہاں پہ تو آپ کے ویو میں کیا خیال ہے امجد صاحب؟ آپ اپنا بھی تو رائے اس میں فرمائیے گا کہ آپ کے ویو میں کیوں پھر یہ دورہ کیا ہے بلاول صاحب نے؟ میری بات سنیں نا ہونا، اس سے ہوا کیا ہے کہ وہاں پہ آپ کا جو ایک سٹانس تھا کشمیر کے حوالے سے، کیونکہ اس کا جب اسپیشل سٹیٹس ختم کر کے بھارت کا اکھنڈ حصہ بنانے کی جو سازش کی ہے، تو آپ نے ان کو
आज विड्रॉ कर लिए। आज आप देखें कि उनका जो मीडिया है वो पाकिस्तान के बारे में क्या पोर्ट्रे कि पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, पाकिस्तान कंगाल हो गया, पाकिस्तान अपने स्टांस से पीछे आ गया। अब देखें उनका मीडिया बहुत आगे है, वो पूरी दुनिया में जब ये पोर्ट्रे करेगा तो आपका जो मौकिफ था दुनिया के सामने उसको किस तरह फिर आप दुनिया को बता सकेंगे कि हम अपने तो वही मेरा अर्ज है नियाज़ी साहब, आपके व्यू में फिर और मकसद क्या था? अगर आप कहते हैं कि ये इसमें इंडोर्समेंट दे दी, यकीनन ये मकसद तो नहीं होगा ना बिलावल साहब का कि वो भारत के मेरी बात सुने, हम ये नहीं कर, आपका जाना ही मकसद, आपने बेशक वहां पे अल्फाज में कुछ कहते रहे लेकिन आपका जाना ही उनकी इंडोर्समेंट है। यही काम आप यहाँ से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, वीडियो लिंक पे चले तो आप अपना मौके वहां पे जो कुछ कहना होता है वहां पे क्या कितना आपको चाहिए होता है। बाकी शंघाई ताउन तंजीम जो है उसने एक मुश्तरका लायामल बनाना होता है, वो आपका स्टाफ लेवल के जो जितने भी आपके जो बैठे होते हैं सेक्रेटरियल लोग बैठे होते हैं, आपके जो वहां पे एम्बेसी के लोग बैठे होते हैं, वो एक प्रेस रिलीज बना देते हैं, बस उसको क्या रिलीज ही करना था। लेकिन अफसोसनाक बात है कि हम कुछ चीजें ऐसी हैं जो करनी होती है जिसपे आपको कौमी और मिली गैरत के तौर पे खड़ा होना होता है। अच्छा, ठीक है, इसके लिए हम ख्वाब में भी गलती नहीं कर सकते और न करनी चाहिए थी। इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि इनका एक अपना मौक़िफ़ होगा, हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि इनको नहीं जाना चाहिए था। सही है, आप कहते हैं इसमें उनको हमारे मौक़िफ़ जाना न जाना बात की बात है, हमारे मौक़िफ़ को नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान के कश्मीर इशू पे। सही है, नुकसान पहुंचने तक का जो है वो वर्ड यूज किया है आपने। मैं इसके ऊपर सैर साहिबा भी कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन राना साहब इज वेटिंग फॉर हिज टर्न। मैं उनकी तरफ आऊं सैर साहिबा, फिर आप तफसीली तौर पे फरमाइएगा। राना साहब आप बताइएगा, असद उमर साहब का ट्वीट दिखाएं आपकी पार्टी से आज, बल्कि अता तारड़ साहब ने बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है और उन्होंने कहा है कि ये हर एक ऐसी मशकूक टांग, ये एक ऐसी मशकूक टांग है जो कहती है कि इलाज सिर्फ शौकत खानम में हो सकता है वगैरह वगैरह। आप मतलब काफी आपकी पार्टी की तरफ से इस बात पे तनकीद की जा रही है जो खान साहब की बीमारी, ये एक तो फरमाइएगा क्या ये मोरली ठीक है? क्योंकि जब नवाज शरीफ साहब की बीमारी का मामला आता था तो आप लोग सबसे बढ़कर ये कहते थे कि भाई ये लोग पोलिटिसाइज कर रहे हैं, और असद उमर साहब की ट्वीट इस वक्त चल रही है, वो इमरान खान साहब की तस्वीर लगाकर आज की कहते हैं कि ये शेर तो गोलियां खाकर जख्मी हालत में भी तमाम अदालतों में पेश हो रहा है। किसी को इसका पता है जो लंदन दवाई लेने गया था वो किस अदालत में आया? आपके पास इसका जवाब है राना साहब? जी बिल्कुल जवाब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कुलसूम नवाज की डेथ के और उनकी जो बीमारी के ऊपर सियासत और मैं समझता हूँ कि बिलो एथिक्स और मॉरल के बातें करने के बाद और इन्होंने किसकी बीमारी का मजाक नहीं उड़ाया, किसके ऊपर जो है इन्होंने कमेंट्री नहीं की। मैं नहीं समझता कि किसी की सेहत के ऊपर सियासत होनी चाहिए, लेकिन जहां तक नवाज शरीफ की बात है तो कौन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता था नवाज शरीफ के ऊपर? यास्मीन राशिद साहिबा करती थी। किस अस्पताल में नवाज शरीफ एडमिट थे? पंजाब के अस्पताल के अंदर एडमिट थे। पंजाब में किसकी हुकूमत थी? पीटीआई की हुकूमत थी। किसने किसके बोर्ड में जो है वो डॉक्टर जो है वो शौकत खानम से बोर्ड के डॉक्टर्स को बिठाया गया। राना साहब वो 2019 की बात है ना, वो 2019 की बात है, अभी हम 2023 में बैठे हैं। तो मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मैं जवाब दे रहा हूँ। तो ये तो सारा कुछ जो था सरकारी, हम टोटली इनके हाथ में थे और सरकारी अस्पतालों से इलाज हो रहा था। लेकिन यहाँ देखें, बीमारी के ऊपर जो है ड्रामा कौन कर रहा है? किसने सियासत की है बीमारी के ऊपर? किसने वो जख्मों को जो कहते हैं 4 गोलियां लगी, कोई सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट नहीं है, किसी जो है वो मेडिकल लीगल रिपोर्ट नहीं है, वो प्राइवेट अस्पतालों से रिपोर्टें कराएं। ये कौन सा कानून आपको इजाजत देता है? तो फिर उसके ऊपर कहा कि कत्ल करने की साजिश है। कितनी सियासत उसके ऊपर की? उस चोट के ऊपर एक वो वाकया था जिसको सबने कंडेम किया, उसके ऊपर सारों के ऊपर कत्ल के इल्जामात इन्होंने लगा दिए। नहीं वैसे कंडेम नहीं, वैसे राना साहब मेरा आपसे अर्ज है कि आप माशाल्लाह बड़े एक रैशनल अपनी पार्टी से स्पोक्स पर्सन है। बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर कहा था कि ये ड्रामा है। राना सनाउल्लाह हमारे प्रोग्राम में आके कह चुके हैं कि ये फ्रॉड है, ये ड्रामा है, ये क्यों कहा चोट नकली है। वजह है ना, आपने शौकत खानम की रिपोर्ट लगाई, आपने जो है वो सरकारी रिपोर्ट नहीं लगाई। हुकूमत आपकी थी पंजाब में, आपने जो है वो मेडिकल कराया ही नहीं, तो इसलिए बातचीत हुई ना। फिर वो लोगों ने उंगलियां उठाई, आपने लीगल प्रोसीजर नहीं फॉलो किया। अच्छा। आज भी जो आप रिपोर्ट जमा करा रहे हैं वो शौकत खानम की करा रहे हैं, आप लीगल प्रोसीजर नहीं फॉलो कर रहे।
अगर आपकी देखिए, आप अदालतों के अंदर प्राइवेट रिपोर्टें नहीं जमा करा सकते। हाँ। यहाँ जहां तक आपको कोई गोली मार दे तो आपने मेडिकल कराना होता है, इन्होंने नहीं कराया। तो वो वहां उस लूप होल की वजह से इन पे तनकीद हुई कि ये ड्रामा कर रहे हैं और वो ठीक चोटें नहीं है। तो ये मैं ये पूछ लेती हूँ कि ये जी सरकारी अस्पताल से, की बात सही है कि लेजिटिमेट अगर था तो बिल्कुल करा लेते, उसमें कोई मसला नहीं, आपकी भी तसल्ली हो जाती। ये बिल्कुल पूछती हूँ न्याजी साहब से, लेकिन आप इसका भी सर जवाब फरमा दें राना साहब कि जो नवाज शरीफ साहब की सेहत का स्टेटस था, जो आपने तमाम बात फरमाई है, वो तो 2019 की बात है ना, जिसकी बुनियाद पे उनको फिर इवन अदालत ने बाहर जाने की परमिशन दी। लेकिन अब तो 2023 में हम बैठे हैं और 2023 में नवाज शरीफ साहब उम्रे के लिए अगर जा रहे हैं और वो सऊदी अरेबिया तक जा रहे हैं, तो पाकिस्तान फिर इतना दूर नहीं रह गया, यहाँ वो नहीं आ रहे हैं, ये बात तो फैक्ट है। नहीं, अब तो सब कुछ सामने खुल के आ गया ना। साकिब निसार की जो हरकतें हैं, जो वो पीटीआई के टिकट बांट रहे हैं, जो उन्होंने पनामा से इकामा बनाया और उसके बाद उन्होंने जो सदारत की जो उनसे छीन ली और हयात ना अहल कर दिया, अब तो हकीकत सामने आ गई। अब तो वो सारा जो केस, लेकिन वो तो चीफ जस्टिस नहीं है ना। नहीं, वो देखें, लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई और दबा की हुई। एक पूरी प्लानिंग के तहत सुप्रीम कोर्ट ने मावनत की, जो यानी कि एक इज्जतदार और बावकार सुप्रीम कोर्ट हसी तब भी थी, आज भी है, उसने पूरी मावनत की। यानी आप वेरी फेयर, आपने मेरा ख्याल है बड़े अप्रोप्रिएट ये अल्फाज में ये वाली बात फरमाई है कि ये तब तक वो नहीं आएंगे नवाज शरीफ साहब वतन वापस, अब सेहत का प्रॉब्लम नहीं है उनको, वो माशाल्लाह ठीक है बिल्कुल, वो तब तक नहीं आएंगे जब तक उनके ऊपर ये जो आपके व्यू में जाली केसेस हैं जब तक ये खत्म नहीं हो जाते। इज दैट करेक्ट? बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल वो तब तक वो वापस नहीं आएंगे। बिल्कुल वो वापस क्यों आए? एक जाली अब तो एक्सपोज हो गया, ठीक है, क्यों आए? जाली केसेस हुए, पुरानी सुप्रीम कोर्ट है, वो टिकटें बांट रही है, पैसों के एवज टिकटें बांट रही है, सही है, पीटीआई की। हाँ, और यानी आप वो जो नजम साकिब साहब की ऑडियो है उसको आप बता रहे हैं, उसका हवाला दे रहे हैं। ये तमाम मामला पे नाजरीन वापस आते हैं। सहर साहिबा का भी इस पे मच नीडेड व्यू एंड ऑब्वियसली फॉर द रेस्ट टू स्टे विद अस, वी विल बी बैक। वेलकम बैक नाजरीन। सहर साहिबा इसका जवाब फरमाइएगा, बड़ी सारी बातें हैं और बिल्कुल इसको कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाने के एवज इस ट्रिप को देखा जा रहा है। न्याजी साहब ने बताया पूरी पीटीआई का यही व्यू है। आई थिंक बहुत क्लैरिटी के साथ पाकिस्तान में ने स्पेशली जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने कश्मीर पे जो एक होता है ना कि उनका अनशेकेबल मौक़िफ़, एक प्रिंसिपल पोजीशन, उस पर कभी आंच नहीं आने दी। और जो मैं बात सुन रही थी अमजद न्याजी साहब की, मैं कहूँगी कि जो उनका व्यू है, या मैं बोलूँ कि न्याजी व्यू जो है फॉरेन पॉलिसी के बारे में, सिफारतकारी के बारे में बहुत नैरो है। शायद यही वजह थी कि पाकिस्तान साहब को भी आप कह रही हैं, मैं न्याजी व्यू कहती थी ना, क्योंकि जिस तरीके की बातें, यानी पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट को सिक्योर ना करे और ये कहते हैं कि ये दफ्तर में बैठ के जो है कोई अफसर, कोई क्लर्क, कोई स्टाफ जो है वो पेपर लिख देता है, इसका मतलब है कि हमें किसी फॉरेन मिनिस्टर की भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी कोई डिप्लोमेटिक फोरसाइट भी नहीं होनी चाहिए। देखिए, खारजा पॉलिसी की अहमियत को ना समझना, मल्टीलैटरल फोरम जिनके हम मेंबर्स हैं उनको ना समझना, फिर तो मैं कहूँगी कि आप ये बोले कि अब यूनाइटेड नेशन में जाके आपने क्यों तकरीर की थी, फिर वो भी एक किसी से चिट्ठी भिजवा देते, कोई पढ़ देता। देखिए, बात ये है कि हमें समझना है अहमियत को। भारत तो चाहता था कि आप शिरकत ना करें, भारत तो चाहता था कि जिस तरीके से उसने सार्क में जो है वो पाकिस्तान की पोजीशन कॉम्प्रोमाइज की थी, उसी तरीके से वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में करे। लेकिन ये कि मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही एक वाइज फैसला था कि, और एक विजनरी फैसला था कि आप अपनी स्पेस ना छोड़ें, अपनी प्रेजेंस शो करें और इंश्योर करें, अपनी बात करें। एक दो बातें हैं, मेरे दो अर्ज हैं आपसे। आपने तमाम वही बात आपने फरमाई जो अपने से पहले भी अपना आर्ग्यूमेंट अपना बिल्ड किया था। सही है, आपने कहा कि अपने फोरम को भी जाया नहीं करना चाहिए हमें। ये बताइएगा कि पाकिस्तान में भी तो क्रिटिसिज्म इस बात पे हो रहा है कि भाई एट होम भी तो आप हालात देखें, पारा चिनार का वाकया आपके सामने है। बात कर रही थी एक इसी पे मुना, अगर आप मुझे कंप्लीट करने दें। देखिए, मैं ये कह रही थी कि आप ये देखिए आज ही के दिन में जिस तरह के दहशतगर्दी के वाकयात हुए, आपने भी थोड़ी देर पहले सवाल उठाया कि जो है कुलभूषण यादव वो कौशल एक्सेस देना, उसको रिलीफ प्रोवाइड करना, क्या उस वक्त इमरान खान साहब ने बायलैटरली पाकिस्तान के इंटरेस्ट को भी कहीं सिक्योर किया था? क्या पाकिस्तानी जो प्रिजनर्स हैं भारत में, क्या उनके लिए भी कोई रिलीफ लिया था? और किस बात पे कुलभूषण यादव गिरफ्तार था? इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर बदअमनी, इंसर्जेंसी, दहशतगर्दी
उसी यही मकसद था लेकिन ना। वो कहते हैं आईसीजे का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला था ना, फिर हमने इसलिए फॉलो देखिए किया बात ये है कि अपने आप को लीगली बात ये स्ट्रॉन्ग है करने कि के जब लिए। आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ लीड करते हैं तो आप अपने लिए अपने इंटरेस्ट को क्यों नहीं सिक्योर कर सकते। अभिनंदन को आपने एक जो है ना बगैर किसी से मशवरा किया आपने बोला जी दे दिए, ठीक है। अब आप बताएं कि अगर आपने पाकिस्तान के वो तो interest- मीटिंग हुई थी वैसे सैर साहिबा, ये तो आप अगर ऐसे आप देखिए कह रही ऐसा हैं। नहीं हुआ था कि आप जो है यूनिलेटरली एक डिसाइड करेंगे इंडिया से, आप अपने कोई इंटरेस्ट सिक्योर नहीं करेंगे और आप जो है उसको जो है वो आप एक सुबह जाएंगे नेशनल असेंबली में और अनाउंस कर देंगे और उसको रिहा कर देंगे। देखिए आपका जेस्चर होगा मगर जेस्चर पाकिस्तान के इंटरेस्ट भी उतने ही प्रोटेक्ट होने चाहिए। आज जो दोबारा दहशतगर्दी हो रही है यानी एपीएस पे हमले के बाद शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा वो की तो कहते हैं शहादत कि के उन्होंने बाद सबसे कंसल्ट किया था अभिनंदन को भेजने से पहले, मीटिंग भी हुई थी, वो बात सही है। वो जिसमें अयाज सादिक साहब भी एक बड़ा उन्होंने तनकीद दी, वो कहा था ना कि वो खान साहब नहीं थे उस मीटिंग में। वैसे मैं पूछूंगी राणा साहब से। देखिए बात ये है कि खान साहब तो किसी अहम मीटिंग में नहीं होते। अगर कश्मीर की बात कर रहे हैं, जब कश्मीर की करारदाद में नहीं होते, वो वर्ल्ड कप कौन सा था जो वो जीत के लाए थे जब ट्रंप के साथ जब ये सारी बात डिसाइड करके आए थे, तो वो कौन सा वर्ल्ड कप था? यही वर्ल्ड कप था ना जिसपे आज अमजद साहब को एतराज हो रहा है, यही जीत के लाए थे। फिर उसके बाद खामोश क्यों रहे? अगर उन्होंने आज जितनी लॉबिंग कर रही है पीटीआई अपने लिए कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है ह्यूमन राइट्स इश्यूज को उठाया जा रहा है यूएस के साथ, हाँ। यूएस क्या इतनी लॉबिंग इन्होंने कश्मीर इश्यूज पे भी की थी? कि इतनी लॉबिंग फर्म्स जो है कश्मीर के लिए भी उन्होंने हायर की थी? वो तो कहते हैं की थी, हमने सब कुछ किया था। नहीं, सिर्फ पीटीआई को प्रमोट करने के लिए अगर की थी तो मैं कहूंगी देन इट वाज अ ड्रास्टिक डिप्लोमेटिक फेलियर कि आपने मुल्क का पैसा भी खर्च किया, पीटीआई को प्रमोट या पीटीआई का नैरेटिव बनाने के अलावा कुछ नहीं किया। और आज के जो अफसोसनाक वाकयात मोना जिनका आप जिक्र कर रही हैं, ज़रबे उसके बाद एक उम्मीद जागी थी कि पाकिस्तान एक पूरी एक कलेक्टिव वॉइस थी नेशन की, ठीक है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट की। लेकिन उसके बाद फिर आप नेगोशिएट करते हैं, फिर आप दोबारा लाके उन्हीं लोगों को बिठाते हैं जो कि आपके बच्चों के कातिल हैं, जिन्होंने शहीद बेनजीर भुट्टो साहब की तालिबान से सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जिन्होंने हमले किए, और आज पाकिस्तान दोबारा उसी किस्म के मुश्किल हालात से गुजर रहा है। दूसरा क्रिटिसिज्म मैं आपसे यही अर्ज करी थी, वैसे मैं राणा साहब की तरफ भी मेरे पास चूंकि दीगर के भी व्यूज आ जाएं, दूसरा क्रिटिसिज्म ये भी आ रहा है कि एट होम ये भी हालात है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ एक ठनी हुई है बिल्कुल पार्लियामेंट की। जी न्याजी साहब। मोना, जो मुल्क आपको अपनी क्रिकेट टीम नहीं भेजता, कोई इवेंट के लिए आप अभी एशिया कप है उसमें वो नहीं भेज रहा, हाँ। उसने रिफ्यूज कर दिया पाकिस्तान आने से, आप भागे जा रहे हैं। वहां पे कौन सी मिठाइयां हलवाइयां बिक रही हैं? आपकी कौन सी डिप्लोमेसी है जो कामयाब है? आईएमएफ तो आपके साथ एग्रीमेंट नहीं करने पे तैयार। आप कौन सी खुशफहमियों में और आप शिकार हो चुके? आपने कहा हमने जी बड़ी डिप्लोमेसी की, दुनिया से अपने 10 बिलियन के 14 बिलियन डॉलर, जहां पे आप खुशी के शादियाने बजाते हुए जहां पे बड़ी तकरीरें की, पीएम हाउस पे खाने और खा पे चले, वहां पे उन्होंने कहा जी 14 अरब डॉलर आपको मिल रहे हैं। अभी तक तो आपको एक ढेला नहीं मिला पाकिस्तान की इकोनॉमी। अभी सैर साहब ने एक बात बोली है कि आप लोगों ने फोन मिलाए थे आईएमएफ वालों को, आप खत लिखे ना आईएमएफ को, आप बताएं, आप मुसलसल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करें, आप मुआहदे साइन करें और आप मुआहदे साइन करें और उनको वायलेट करें। हो जाती है तो फिर इनकी तो फारे गए, फिर अल्लाह माफ करे, हमने ऐसे बात ये आप मुआहदे साइन करें और वायलेट करें, तो फिर सामने आ गया ना। अमजद साहब ये जी अमजद साहब ये भी, मैं इंटरप्ट किसी को नहीं कहता, लेकिन जी राइट, हाँ सैर साहब उनकी टर्न है ना। हाँ होना बात साफ सी है, हम पाकिस्तान के इंटरेस्ट के कभी खिलाफ नहीं गए, लेकिन अफसोस है कि हमें किसी के पांव घुटने भी नहीं पकड़ने चाहिए। पाकिस्तान एक एटमी ताकत रखने वाला मुल्क है, हमारे बिल्कुल मईशत के साथ हमारे मसाइल हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान को किसी के पाँव में गिरा दो। लेकिन वो ये आपने कहा हमने मशवरा नहीं किया, हाँ वो ये कहती है मशवरा नहीं किया मीटिंग में, तो सर ये बात फैक्ट है ना, फैक्चुअल है, खान साहब मौजूद नहीं थे। सुन लेना, इन्होंने कहा जी कि हमने नंदन के उस पे हमने मशवरा नहीं किया। अभी इन्होंने इंडिया के ऊपर कौन सी गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुला के वहां पे पूछा कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो और इसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। पार्लियामेंट में बल्कि मेरे ख्याल में हमने तो सब इदारों को, एज फार एज आई रिकॉल, जो डिफेंस मिनिस्टर्स की एससीओ मीटिंग थी ना, उसमें ख्वाजा आसिफ साहब नहीं गए हैं, यानी कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी दो के इत्तेहाद है इस वक्त, दो अलायंस है। मोना आप खुद सोचे कि इदारों ने सबको ऑन बोर्ड लिया था उस वक्त नंदन के इशू पे, ठीक है। लेकिन सर ये बात तो है ना, खान साहब नहीं आते थे ना उन मीटिंग्स में। ओ खान साहब आए ना आए, लेकिन हम हर चीज कुछ न कुछ मैनेज करते थे।
बातचीत बैकडोर चैनल से पता हो कुछ नहीं जाती होता थी, था ना, इनको कोई और पूछ लिया करता था जाता फिर। तो ओ। इदारे पूछ लेते थे। आज इन्होंने कौन सा ऑन बोर्ड लिया किसी को कि हम जी भागम भागम जा रहे हैं वहां पे, और वहां से ठीक है एक और ट्रिप का नाम शामिल हो जाएगा, 300 और किए 301 और हो जाएंगे। न्याजी साहब वो कह रहे हैं कि फैसले असल में कोई और करता था ना खान साहब के, इसलिए वो खुद नहीं आते थे मीटिंग खान में। साहब कहते हैं ना कि चलो खान हम कहते हैं ना, और मैं तो कर कोई दें, फैसला ही नहीं हमारे करता था। जिम्मे डाल दें। वो कहते हैं हम किसी ने कुछ तो काबिनेट करते असेंबली थे ना, तोड़ दी। जिन्होंने कुछ भी तो नहीं किया। सही है। आपकी भी जो लॉबिंग है उसके ऊपर भी मैं आऊंगी, लेकिन ये कि राणा साहब आप पहले इसका जवाब फरमाएं कि ये बात तो खैर सही है, उसके ऊपर वो जिक्र नहीं आया वो वाला जो अभी लेकिन आई मीन जो न्याजी साहब से बात मैंने करनी थी कि वो मेडिको लीगल क्यों नहीं कराया, सरकारी अस्पताल क्यों नहीं गए, इसका कोई जवाब है आपके पास न्याजी साहब? एक जुमला बता दें ताकि मैं राणा साहब की तरफ बढ़ूं। उन्होंने ये वाला एक पॉइंटर उठाया था, एक जरूरी पॉइंटर है ये। क्या दोबारा रिपीट करें? ये मोना, मेडिको क्या कह रहे लीगल हैं? मेडिको लीगल के हवाले से बात की है ना कि किसी सरकारी अच्छा, अस्पताल अब क्यों मैं नहीं, सिर्फ बता शौकत देता हूं। खानम में मेडिकल क्यों लीगल खान का- साहब? हमें अच्छा, जी। हमारे ऊपर उन्होंने कहा जी कि आप टांग दिखा दें, हमने टांग दिखा दी, खान साहब ने कहा। वीडियो में हाँ। इनकी जो अपना मियां साहब अपनी सर्जरी की और मरियम सफदर साहब अपनी सर्जरी को दिखा दे हमें। वर्कर्स वो भी तो पूछ रहे हैं कि वो सर्जरी हमें दिखाएंगे जिसको आज ये नहीं, बेच रहे उनको हैं तो प्लेटलेट अपनी का मसला सर्जरियां। था ना, वो प्लेटलेट्स तो नहीं दिखा सकते, लेकिन तो ये कि वो तो मरियम को आपके कौन डॉक्टर्स से- ने तो एंडोर्स किया था ना कि वाकई मरियम उनको के प्रॉब्लम कौन है। सी मरियम के कौन से जरसूमे खत्म हो गए थे, या मरियम को कौन सा सिवाय अपनी ब्यूटी इनहांस करने के लिए, अच्छा, मैं उसके अलावा तो उनका हाँ नहीं ऐसे नहीं कहें ऐसी जी। बातें देखिए, हाँ, आप खातून के सियासत बारे में। करें मगर इस तरह की बातें ना करें। कुछ थोड़ा बहुत जो है ना, हमें तहजीब अखलाकियात रखना चाहिए। और बल्कि वो मुझे मैंने इससे कौन याद सा आए, बुरी बात कर दी है। राणा साहब से वैसे ये सवाल ज्यादा बनता है सही, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने ये बताया है कि अभी मरियम साहिबा को नोटिस भी भेजा जा रहा है बुशरा साहिबा के हवाले से कंटेम्पचुअस बातें करने का, और उनके ऊपर मुसलसल आप अटैक कर रहे हैं राणा साहब। मरियम साहिबा को अब नोटिस भी जा चुका है इस हवाले से, तो वो कहते हैं कि अगर उनके ऊपर बात ना हो तो आप भी दूसरों के ऊपर, उनके खासतौर पर लेडीज घर की, उनके ऊपर बात ना करें। नहीं, देखिए, बात ये है कि बुशरा बीबी जो है वो यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग्स के फरागोगी के जरिए फैसले किया करती थी। फरागोगी के जरिए बहुत कुछ इधर होता था। चंदे में 600 650 के नाल मिल जाते थे। तो बुशरा बीबी जहाँ जो है एक खातून है, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी इज्जत हमारा फर्ज है। लेकिन जब वो सियासत के अंदर मुदाखलत करती थी तो फिर जाहिर सी बात है उन पर तनकीद होगी। अब आप खान चौधरी की सारी बातें सुन लें तो यहाँ तो लगता है वो बहुत कुछ मैनेज करती थी, यहाँ तक कि किसको कहाँ जो है, किस वजीर को कहाँ, बुज़दार की पूरी जो कहानी है, बैकिंग है, वो बुशरा बीबी के साथ। लेकिन राणा साहब, जब राणा एहसान साहब, ये लेजिटिमेट है, ये तमाम आपके जो कंसर्न्स है लेजिटिमेट है, इनके ऊपर आप बिल्कुल इंक्वायरी करें, सब कुछ करें, लेकिन कुछ पर्सनल केसेस भी तो है ना जिनको पीएमएलएन काफी इस वक्त प्रॉप अप कर रहे हैं, जैसे कि इद्दत वाला केस, निकाह वाला केस, उस केस में भी ऑन चौधरी गवाह हैं। तो ये कुछ पर्सनलाइज्ड केसेस भी हैं और पीएमएलएन काफी उनको इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं, जो कि बुशरा साहिबा के ऊपर बने हुए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई हम इसको डेली बेसिस पे हम इसको दोहराते हैं या रिपीट करते हैं, लेकिन उसमें अगर कोई इलीगैलिटी है, अगर कोई इस्लामी लिहाज से किसी तरीके से कोई निकाह का कोई तरीका है और उसके अंदर कोई कमी पेशी है, मैं कोई इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो उसको वो अदालत में केस चल रहा है। अगर ऐसी कोई इलीगैलिटी नहीं हुई तो वो सुरखरू हो जाएंगी, लेकिन अगर हुई, क्योंकि ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो वो अपना जिस तरह का जवाब है वो दे देंगी। तो जो जवाब होगा, लेकिन उसके जाती मुताबिक अटैक है ना, तो- ऐसा करना तो नहीं चाहिए। वो तो ये भी बात है ना कि भाई जो भी है एक इंसान का और एक अल्लाह के दरमियान का मामला, ऐसा नहीं है। देखिए, पीएमएलएन तो इसको मेरे ख्याल से नहीं परसू कर रही है, हमने तो नहीं केस किया, और अदालत में केस चल रहा है। हाँ। हम इसको देख जरूर रहे हैं, लेकिन इसको हम तो नहीं परसू कर रहे। आप परसू नहीं करें, ठीक है, ये इतनी बात जी। सही है। फैक्चुअल पेटिशनर है, जो पेटिशनर है वो आपकी पार्टी से नहीं है, लेकिन वो पेटिशनर्स कभी भी किसी पार्टी से नहीं होते। आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सैर साहिबा, पर्सनलाइज्ड केसेस की बात हुई, ये तमाम चीज जो इवन न्याजी साहब भी कह रहे हैं कि मतलब जाहिर है कि ये वाली केसेस तो बतौर खातून किसी को भी ये वाली चीजें नहीं करनी चाहिए, और इस पे आप एक तो क्या आपका व्यू है, और फिर कल बड़ी समात है सुप्रीम कोर्ट में, ये भी एक तनकीद आ रही है लोकल एट डोमेस्टिक लेवल कि भाई इस तरह के हालात हैं, गुत्थम गुत्था गोया कैफियत है इस वक्त पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान। और बिलावल साहब ने तो बड़ा दो टोक मौकफ उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे इस दफा कि अगर पार्लियामान को सुपरसीड करने की कोशिश करे सुप्रीम कोर्ट।
अच्छा, पहली बात का जवाब दूं मुन्ना, सबसे पहले तो मैं तो इस बात से बिलीव ही नहीं करती कि किसी जो है वो खातून हो या कोई आदमी हो, किसी की ज़ात पे और पर्सनल कैरेक्टर के ऊपर हमले किए जाए। हाँ। लेकिन मैं ये ज़रूर याद कराना चाहूँगी कि जिस तरीके से फरियाल दालपुर साहिबा को ईद की रात अस्पताल से आधी रात को 12 बजे जो है वो ड्रैग करके ड्रिप निकलवा के जो है जेल मुंतकिल किया गया, क्या उस पर माफ़ी मांग लेंगे पीटीआई? ठीक है, जिस तरीके से आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ्तार किया गया, आजम से इसी सहाफी ने भी पूछा कि आप जरदारी साहब का मजाक उड़ाते थे कि वो व्हीलचेयर नहीं पे गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उनको जो है ईद की नमाज पढ़ने नहीं दी, उनको इंसुलिन रखने के लिए रेफ्रिजरेटर नहीं दिया। ठीक है, और जो है जिस किस्म का सलूक और जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, मैं समझती हूँ कि इस पे हमें सबको शर्मसार होना चाहिए। और पीटीआई को आज जिस बात की शिकायत कर रही है, एक मेरा अर्ज ये, अभी न्याजी साहब हमारे साथ बैठे, मैं उनकी मौजूदगी से फायदा उठाना चाहती हूँ कि कितना बदकिस्मत था जो इनकी पीठ दिखाई गई थी, जो पुलिस ने तशद्दुद किया था न्याजी साहब पे, जबकि खान साहब अपनी पेशी पे यहाँ आए थे। तो ये भी तो आपके दौरे हुकूमत में हो रहा है। देखिए बात ये, पीपल्स पार्टी ने कभी सियासी इंतकाम की राह नहीं अपनाई। ठीक है, ना ही हमारे पीपल्स पार्टी के द्वारा, देखिए अभी आज वी आर पार्ट ऑफ द कोलिजन। ठीक है, और हमारे पास अभी भी आप कहते हैं आप मुझसे बात करेंगी फॉरेन मिनिस्ट्री की, मैं आपको जवाब दूंगी। आप मुझसे हेल्थ मिनिस्ट्री की बात करेंगी, मैं आपको जवाब दूंगी। आप मुझसे बात करेंगी इन्वायरमेंट की, मैं आपको क्लाइमेट की, मैं आपको जवाब दूंगी। यानी ये तमाम वो वजारतें हैं जो कि पीपल्स पार्टी। देखिए बात ये, ठीक है, राणा साहब की बारी है। एक मिनट। अच्छा, दूसरी बात ये कि मुन्ना, बात ये है कि आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, हर इदारे को अपने अपने डोमेन में रह के काम करना चाहिए। पीपल्स पार्टी आज भी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल के रेफरेंस में इस बात का इंतजार कर रही है कि उस पर सुनवाई हो, लेकिन हमें जो है ना ये नजर आ रहा है ये एक्सेसेस जो है इन्होंने बहुत ज्यादा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। जब भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक्सेसेस ये मुझे क्योंकि बिल्कुल फौरी तौर पर दोनों के पास जाना है, वक्त इतना ही है। न्याजी साहब, इसका आप जवाब फरमा दें कि आपके ऊपर तमाम तर जो बातें हैं वो मैं पूछती हूँ वैसे राणा साहब से, लेकिन राणा साहब भी आपके हवाले से ये वाली बात कर रहे थे कि उन्होंने कोई पर्सनलाइज्ड अटैक उन्होंने नहीं किया है बुशरा बीबी के हवाले से, वो पिटिशनर तो कोई और है जो कि जाती नौयत की पिटिशन कोर्ट में कर रहा है। मोना, आपको पता है कि हमारी बहन के खिलाफ किस तरीके के साथ सोशल मीडिया पे ट्रायल किया जा रहा है, कुछ लोग क्या कह रहे हैं और कितनी गलीज जबान इस्तेमाल की जा रही है। हमारी तरफ से ये नहीं हुआ, ना हमने कभी इसको कहा है कि इसकी मरियम बीबी पे हमको पर्सनल या उनके ऊपर हम कोई बिल्कुल पर्सनल कभी भी नहीं हो। पॉलिटिकली हमने हमेशा बात की है और पॉलिटिकली जवाब दिए, लेकिन बदकिस्मती से खुद जो इतने अंधे हो गए, जैसे खान साहब की पर्सनल लाइफ के ऊपर इन्होंने फेक वीडियोस और फेक ऑडियोज का ड्रामा रचाया, अल्लाह ताला ने वो भी फेल किया, पता नहीं क्या से क्या। लेकिन वो तो न्याजी साहब हैकर था ना कोई, वो गवर्नमेंट से आप उनको क्या, आप इतने श्योर हैं कि आप गवर्नमेंट से जोड़ रहे हैं? इनके पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जो लोगों को ब्लैकमेल करते हैं रायविंड के अंदर। तो इस दफा तो उन्होंने को बड़ी बुरी तरह जो है वो रिजेक्ट किया, और अल्लाह ताला नालाक है बेशक, और सुरखरू है खान साहब। तो ये तो हम पहले दिन से, जब आपको पता है जब रजीम चेंज हुआ तो हमें पता था कि क्या क्या ये ड्रामे करेंगे। अच्छा, आपको इन वीडियोस का भी आपको कच्चा था कि इस तरह की चीजें, वीडियोस ऑडियोस भी आपके खिलाफ निकाली जाएंगी? इन्होंने, आपने देखा होगा कि इवन हामिद मीर साहब ने अपने प्रोग्राम में इंकशाफ किया था कि मुझे कुछ वीडियोस भी दिखाई गई हैं। हाँ, उन्होंने बिल्कुल कहा था। जी, लेकिन वो तो कह रहे थे कि असली है। ये फेक वीडियो, देखिए मैंने कहा फेक वीडियोस और फेक ऑडियोज का जो सही, ये तो ऑब्वियसली कोई बता नहीं सकता असल नकल जब तक कोई उसकी चीज फोरेंसिक नहीं हो जाता। जी राणा साहब, आपके पास लाइब्रेरी होने का इंकशाफ हुआ है? आपको भी पता है किस, आपके पास लाइब्रेरी है? आपको भी पता है किस। जी, आप कुछ कह रहे हैं? आप वो चलाए ना इंटरव्यू, जो इमरान खान का इंटरव्यू था जिसमें वो कहते हैं कि सारी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, और ये तो एजेंसीज का फर्ज है कि रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये तो इमरान खान साहब इसकी जो है तारीफ किया करते थे ना जब वो वजीर आजम थे। और इसी तरह जब अभी लेकिन नहीं राणा साहब, वो तो मरियम साहिबा ने भी कहा है ना मेरे पास वीडियोस हैं। एक उन्होंने बहुत पहले जब आप लोग अपोजिशन में थे तब उनसे एक सहाफी ने सवाल किया था, उन्होंने कहा था मेरे पास भी हैं। तो ये इदारों की तरफ से तो वो बात जो आप कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि ये आपके कोई कंपाइल जो आपने की हुई है उनमें से निकली है। ये तो देखें, जब कोई चीज लीक हो जाती है तो आपके पास भी पहुंच जाती है। तो इसी तरह हो सकता है मरियम नवाज साहिबा के पास भी कोई लीक शुदा कोई चीज
पहुंच जाए तो ऐसी तो कोई बात नहीं। देखें बात मैं इसके अंदर देखें मैं समझता हूँ मरियम साहब ने बड़ी एक अच्छी बात की कि पर्सनल नॉलेज की कोई भी चीज जो है वो ना लीक होनी चाहिए और कभी भी वो पब्लिक में नहीं आनी चाहिए। लेकिन एजेंसीज का ये काम है कि अगर मुल्क के खिलाफ कोई साजिश हो रही है तो उसको वो जरूर ट्रैक डाउन करें, और वो अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आती है जिसके अंदर मुल्क के मफाद को नुकसान पहुंच रहा है, यानी वो या वाली जो कोई कॉल्स आईन हैं जैसे कि IMF वगैरह की, वो आप कहते हैं कि वो ठीक है कि वो बताई जाए आवाम को, वो लाई जाए उनके आगे? देखिए अगर कोई प्लानिंग कर रहा है अच्छा। और मुल्क के खिलाफ हाँ। साजिश कर रहा है, अगर मुल्क को कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो इस तरह की चीज तो सही हो गया। definitely तो राणा आवाम साहब के सामने। एक जुमला मुझे वैसे क्लोजिंग का बहुत बार बार कहा जा रहा है, लेकिन सिर्फ एक जुमला मैं आपसे मांगना चाहती हूँ क्योंकि अमजद न्याजी साहब मौजूद हैं, तो उनकी मौजूदगी से मुस्तफीद होते हुए मैंने सहर साहिबा से पूछा, उन्होंने कहा ये मिनिस्ट्री हमारे पास नहीं है, ये मिनिस्ट्री आपके पास है। इसका जवाब फरमाइएगा, न्याजी साहब के ऊपर पुलिस का तशद्दुद जो हुआ वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर वॉच हुआ, आपके दौर में हुआ? देखिए किसी भी सियासतदान के ऊपर अगर तशद्दुद होता है तो वो गलत है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे 144 नाफिज है और पुलिस आपको कह रही है कि 5 या 6 बंदों से ज्यादा मजमा नहीं लगना चाहिए और आप नाका तोड़ दें, तो फिर पुलिस तो एक्शन करती है। ये फिर अच्छा होगा, बेहतर होगा कि आप जो है वो रेजिस्ट ना करें। हाँ। और आप लड़ाई ना लड़े पुलिस से, क्योंकि फिर जब आप लड़ाई लड़ेंगे तो फिर पुलिस रिएक्ट करती है, वो कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता, वो हुकूमत लेकिन के हाथ में नहीं 144 तो होता। आप ही ने लगाई थी। चले बिल्कुल, वो तो देखिए ना अब बड़ी सिंपल सी एक मैं आपको बता देता हूँ। पॉइंट सबने अप करना है condemn किया। मुझे, अनफॉर्चुनेटली आई एम आउट ऑफ टाइम, लेकिन चलो, नाज़रीन बड़ी ओके। ऑब्वियसली यकीनन एक एंगेजिंग गुफ्तगू। थैंक यू टू द लेडी एंड बोथ द जेंटलमैन। अल्लाह हाफिज।